हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है ना। जो भी है वो शेड्यूल है, उस शेड्यूल को फॉलो करिए। जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि 24 नवंबर के बाद एग्जाम स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो 24 नवंबर के बाद एग्जाम स्टार्ट होगा, तो आपको थोड़ा प्रिपरेशन करने का 1 महीने का समय मिल रहा है। अभी तो फॉर्म नहीं भराया गया है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक से आपको एग्जाम स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो इसमें क्या करना है, आपको अच्छे से अब स्टार्ट कर देना है। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया, थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करिए और समझिए, ठीक है ना। तो आज हमारा जो सेशन है वो नया वीडियो होने वाला है, नया सेशन होने वाला है। किसके लिए बच्चा? बीएससी के थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो उसमें हमने प्रीवियस वीडियो को कुछ हमने अच्छे से कंप्लीट किया, कुछ यूनिट को। जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगी उसको आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। कुछ अगर मिस्टेक हुआ होगा तो भी बताइएगा, ठीक है, क्योंकि इंसान तो हम भी हैं, मिस्टेक तो हमसे भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, आज का हमारा जो सेशन होने वाला है बच्चा, बहुत अच्छा सा सेशन होने वाला है। सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है, बाकी कुछ भी नहीं क्लियर करना होता है, ठीक है ना। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट वो आज का सेशन होगा, वो आज का सेशन हो रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये दिखाने का मतलब आपको ये है, देखिएगा, अभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लीजिए, ठीक है ना। तराजू देखे होंगे ना आप, कोई भी मेला चल रहा है इस समय ना, हाँ मेला देखे होंगे, मेला में जा रहे होंगे बच्चा आप लोग, तो देख रहे होंगे कुछ भी, आप कुछ भी वो सब्सटेंस खरीद, कोई भी पदार्थ खरीद रहे होंगे, खाने वाली चीजें खरीद रहे होंगे, ठीक है ना। अगर उसका आप वे कराते हैं, अब तो ये सब सिस्टम तो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी देखा करिएगा, वे करा रहे हैं, तो आपको क्या होता है बच्चा, आप बैलेंस देखते हो, इधर बैलेंस है इधर बैलेंस है। आपको एक ट्रिक बता दें, आप जब भी देखिएगा, हम किसी की वो जॉब की नहीं कर रहे हैं, उसकी वो नहीं खाने वाले हैं कि हाँ उसका हम वो खा गए, कैरियर खा रहे हैं, नहीं, मुझे नहीं बेचना है। बस बता दे रहे हैं कि जो लोग ऐसा वाला तराजू यूज करते हैं, ऐसा वाला तराजू यूज करते हैं, आप लोग जिधर देखिएगा, जिधर वो किलो वाट रखते हैं, उस साइड पर नॉट देखिएगा कैसी गांठ बधी हुई है, और जिधर वो सब्सटेंस रखते हैं उधर कैसी गांठ बधी हुई है ना। उसमें देखिएगा, जिधर वो सब्सटेंस रखते होते हैं ना, उधर वो जो गांठ होती है वो बहुत एक या दो या फिर ये नजदीक बधा हुआ आता है, ठीक है ना, 2 बार बधा हुआ होता है। वही गार्ड फिजिक्स का नियम कहता है। अब इसमें क्या होता है, वो 100 150 200 ग्राम जो भी मारते होंगे वो लेते होंगे, ठीक है ना। आप उसको देखिएगा, अपना मैटर है। हमको क्या समझना है, केमिकल इक्विलिब्रियम। ये दिखाने का मतलब हमको ये था कि देखिए जरा बच्चा लोग कि रिएक्टेंट ऐसा टर्म, ऐसा कंडीशन, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, इक्विलिब्रियम क्या कहता है, बैलेंस चाहिए लाइफ में, सबको चाहिए बैलेंस, ठीक है ना, यही कहता है इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। बैलेंस इन द सेंस मतलब सब कुछ सिस्टमेटिकली अच्छे से चल रहा होगा तो बैलेंस बोलते हो। कोई पूछता है हाँ भैया क्या हालचाल, तो आप बोलते हो अरे यार बड़ा डिस्टर्ब चल रहे हैं। क्यों डिस्टर्ब चल रहे हैं? क्योंकि आप जिस हिसाब से अपने सिस्टम को सोचे थे, करने को सोचे थे, वो ऐसा फॉलो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, ठीक है। चलिए, हम तो बाबा तो है नहीं कि ऐसा बता रहे हैं। देखिए, ये क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पढ़ना है, कौन सा इक्विलिब्रियम पढ़ना है बच्चा? हमको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, हमको बाबा वाली लाइफ वाली नहीं पढ़ना है। केमिकल, केमिकल मतलब जिसमें रिएक्शंस होते हैं, यही ना, जिसमें रिएक्शंस होते हैं। अब हम रिएक्शंस कैसे होते हैं, आप बोलते हो रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जब कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो ये बोल रहे हैं कि अच्छा, उन दोनों का कंसंट्रेशन क्या है। अब बोलिए कंसंट्रेशन मतलब, अभी बताया जा रहा है कि इक्विलिब्रियम ऐसा होता है ना, इक्विलिब्रियम ऐसा होता है जहां पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, बोलो बोलो बोलो, बराबर होता है, ठीक है ना। देखो, ये रिएक्टेंट है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट 4, नंबर ऑफ प्रोडक्ट 4, दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे क्या है, इक्विलिब्रियम में। किसमें है बच्चा? इक्विलिब्रियम में। आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप क्लास 11th में अच्छे से पढ़ के आएंगे, ठीक है ना। फिर भी हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए बच्चा, ये रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, बोलो? फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है, वो कौन सा रिएक्शन होता है, बोलोगे? रिवर्स रिएक्शन या फिर बैकवर्ड रिएक्शन बोला जाता है। कौन सा रिएक्शन? बैकवर्ड रिएक्शन बोला जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। प्रोडक्ट से, दिमाग में रखो, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन हमेशा बोला जाएगा। समझिए, प्रोडक्ट से किस में बदल रहा है बच्चा, प्रोडक्ट से किस में बदल रहा है, रिएक्टेंट में, वो हो गया बैकवर्ड रिएक्शन। अब फिर उसके बाद रिएक्टेंट से किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में, वो क्या हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको समझिए, ठीक है। तो हमारा जो यूनिट है स्टार्ट करते हैं। हमारा जो यूनिट है उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। छोटा सा यूनिट है, एक तो साइज यूनिट है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है।
4 या 5 ही टॉपिक उसमें हैं, वो 100% सब लोग आते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए समझते हैं, डेफिनेशन समझते हैं। क्या डेफिनेशन है इसका? केमिकल इक्विलिब्रियम इज स्टेट, मतलब एक ऐसा अवस्था है, ऐसा स्टेट है। कौन सा स्टेट है बच्चा? अगर हम बोले इसमें हम 5 को कर दे रहे हैं, कितना कर दें? 5। आप बोलोगे वो इम्बैलेंस हो जाएगा सर, ठीक है ना, तो ये वो ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे चले जाएंगे, ठीक है ना, नीचे चले जाएंगे ना। तो देखो ऐसी स्टेट जब दोनों बराबर हो जाए बच्चा, उसी को बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम। ऐसी स्टेट जब दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए, उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। चलिए समझते हैं इसको थोड़ा सा डेफिनेशन को। केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इसमें होता है बच्चा रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में, जहां रिवर्सिबल मतलब फॉरवर्ड रिएक्शंस भी होते हैं और बैकवर्ड रिएक्शन होते हैं, दोनों रिएक्शन कंटेन करेंगे तभी वो होगा। कौन सा? इक्विलिब्रियम। एक ही रिएक्शन में, एक ही स्टेप में वो जा रहे हैं, वापस आने की उम्मीद नहीं है, अब इक्विलिब्रियम बोलोगे? ना ना, इक्विलिब्रियम लाइफ इक्विलिब्रियम है, आप बोलोगे नहीं लाइफ तो इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम होती तो क्या करते आप सोचो, सोचो डेफिनेशन बताते हैं हम। केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन अ, अब ऐसा सोचते मत रह जाना, डेफिनेशन भी सुनो। केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस वेयर, जहां पर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस बिकम इक्वल, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो दर है, अभिक्रिया का जो दर है, वो क्या होता है? बिकम इक्वल हो जाता है टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट। क्लियर? देखो, एज अ रिजल्ट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। जैसा क्या होता है, प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। समझ में आया आपको क्या बोला गया? केमिकल इक्विलिब्रियम को एक स्टेट उन्होंने बताया। क्या बताया बच्चा? स्टेट, जिसमें ये बता रहे हैं ना, जो अभिक्रिया की दर, किसकी अभिक्रिया की दर? जो अग्र अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की जो दर है, बैकवर्ड रिएक्शन की दर की बराबर हो जाती है, इसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान दो, आपको ध्यान देने की बात यह है कि दोनों कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी क्या हो जाता है? कांस्टेंट रहता है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, समझ में आया? ओके, नो डाउट। अच्छा, एक सुंदर सा ग्राफ देख लेते हैं। इस ग्राफ से हमको थोड़ी सी समझ में आने वाली बात है कि देखियो बच्चा, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, जा रहे हैं, ये गए, हाँ गए। अभी क्या है? ऐसा जा रहा है। अब देखो बच्चा, ये रिवर्स रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये क्या है? रेट है, ये क्या है? टाइम है। टाइम के साथ ये रिएक्शन ऐसे जा रहा है, इनका रेट ऐसे है, टाइम के साथ रिएक्शन ऐसे जा रहा है। गया बच्चा? हाँ, एक ऐसा कंडीशन आ गया जब दोनों का रेट इक्वल हो गया, हम उसे शौक से हंसते हंसते बोल रहे हैं, अरे इक्वल हो गया तो क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो गया। समझ में आया? गुड। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो इक्विलिब्रियम को फॉलो करते हैं, लाइक हैबर प्रोसेस है। अमोनिया बनाने की विधि होती है। अमोनिया बनाने की विधि में बड़ी अच्छी कमाल की बात थी बच्चा, हम कितनी बार कहानी आपको सुना चुके हैं। अमोनिया में क्या होता है? अमोनिया में क्या हुआ है जी? कुछ नहीं हुआ है। इधर देखिए, ऐसी, ठीक है ना, कैटलिस्ट और एमो इनहिबिटर यूज किया जाता है, ठीक है ना। एफी, हैबर साहब ना, हैबर साहब क्या कर रहे थे, कहानी सुन ली। हैबर साहब N2 को और H2 को अच्छे से रखकर वेट कर रहे थे, रिएक्शन हो जाए, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, बस वैसे फनी के तौर पे बता रहे हैं, बाकी क्या कंडीशन थी आई डोंट नो। देखिए, सोडियम, वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को वो रखी, वेट कर रहे थे, रिएक्शन हो जाए, रिएक्शन नहीं हो रहे थे, ठीक है ना। तो जैसे नहीं होते हैं, सर लैब में काम करते हैं और कोई उनका स्टूडेंट आता रहता है लैब में, देखता है कि अरे क्या कर रहे हैं यार, तो रुके, कितना दिन से वो मिलाकर ये रखे हुए हैं, क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, कुछ बन ही नहीं रहा है, बिना मतलब का बना के रखे हुए हैं। तो एक आपके जैसा स्टूडेंट, अच्छा वाला स्टूडेंट, फाइबर के लिए तो अच्छा वाला था, ठीक है ना, अच्छा वाला स्टूडेंट, वो वाला पता नहीं क्या बना रहे हैं। वो उधर वो पिल रखी हुई थी, पिल इन द सेंस एफी रखा हुआ था, एफी उठा के उसमें फेंक दिया, बोले पता नहीं क्या बना रहे हैं, ठीक है ना। जैसे उसने एफी उसमें डाला, क्या हुआ? अ फ्यूम ऑफ गैस इवॉल्व हुआ, ठीक है ना, अ फ्यूम ऑफ गैस इवॉल्व हुआ, तब डर गया, अरे ये क्या था, क्या हो गया? भागा भागा सर के पास गया, सर से बोला सर आपने क्या उसमें मिलाया था? उसने बोला ये मिलाया था। सर मैंने जब ये किल इसमें डाला तुरंत गैस निकल गया। सर ने फिर ट्राई किया, अरे यार ये तो रिएक्शन बड़ी तेज हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है ना, सर ने एक्सपेरिमेंट किया, मॉलिब्डेनम इनहिबिटर पे यूज किया,
ठीक है ना। हालांकि यहाँ की कहानी अलग है, जो कहानी हम बता रहे हैं इस कहानी से और रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, डिस्क्लेमर है ये, ठीक है ना। तो समझ में आया। तो ऐसी क्या है, एलिवेटर रिएक्शन को तेज करने के लिए था, एमओ क्या है, रिएक्शन को कम करने के लिए था। तो हमारा क्या बन गया, अमोनिया गैस जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई। फिर दूसरा देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है। ये जो डबल रिएक्शन होता है इक्विलिब्रियम को हम ऐसे दिखाते हैं, सॉरी उल्टा हो गया, इक्विलिब्रियम को हम ऐसे दिखाते हैं, इन द सेंस फॉरवर्ड रिएक्शन, इन द सेंस बैकवर्ड रिएक्शंस। ओके, अब देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेशन कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन आपको एक्सपेरिमेंट लिखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड कहाँ चला गया, H2 I2 2HI, ठीक है ना, ये आपका है, इसका फॉर्मेशन होगा। ओके गुड। तो आपने क्या पढ़ा, इक्विलिब्रियम। ये क्या आप बताते हैं कि रिएक्शन जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। अब देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम, डायनामिक बैलेंस बिटवीन द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो डायनामिक बैलेंस होता है, ठीक है ना, जो जिसे बोलते हैं। अब देखो, दिस कंसेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम वाज डिस्कवर्ड बाय कैटो, मैक्सिमिलियन गुल्डबर्ग एंड पीटर वागे। पीटर वागे गुल्डबर्ग ने बताया इसको, केमिकल इक्विलिब्रियम को। कब बताया, जब उन्हें लॉ ऑफ मास एक्शन खोजा था 1832 या 1836 या 1860 में, कंफर्म नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम है डेट का। कहाँ पे बता रहे हैं, 1862 बता रहे हैं। दे प्रपोज लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन को उन्होंने जब प्रपोज किया तो केमिकल इक्विलिब्रियम को उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था। समझ में आया, गुड। किसने दिया, गुल्बर्ट और पीटर वागे ने दिया। चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट टर्म को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। अरे कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ भाई, आप ही को पढ़ना है, बोलो बोलो जरा। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कुछ ऐसे कांस्टेंट होंगे इक्विलिब्रियम में जिसको हमको पढ़ना है, ठीक है ना बच्चा। थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट हो लीजिएगा, थोड़ा सा बस पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद चालू करते हैं। हाँ जी बच्चा लोग, अब हमारा जो डिस्कशन होगा नेक्स्ट टॉपिक का वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब जो रिएक्शंस होगा ना उसमें कुछ कांस्टेंट टर्म होगा जिसको हमको समझना है। कौन सी रिएक्शन हो, देखिए, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू दैट एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन की रेशियो को एक्सप्रेस करेगा। अब कंसंट्रेशन किसके बच्चा, फॉरवर्ड रिएक्शन और द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट एंड एट द इक्विलिब्रियम। अब देखिएगा ये क्या है, जो ये क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेगा या फिर प्रेशर को भी एक्सप्रेस करेगा, बताएगा, ठीक है ना। एक वो जो होता है क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc व्हिच इज डिपेंड्स ऑन द फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन द दैट आर रेशियो ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन द बैकवर्ड रिएक्शन, इट इज आल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये टोटली डिनोट करता है, कैसे डिनोट किया जाता है बच्चा, इससे डिनोटेड बाय द Kc। Kc क्या होता है, आप ऐसा बोल सकते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द दिस इज अ रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस अपॉन द बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दिस इज अ सिंपल फार्मूला ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर, समझते हैं। फॉर अ जनरल रिएक्शन, यहाँ पे आप लिखोगे फॉर अ जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शंस के लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई एक ऐसा रिएक्शन है A और B, इट इज विल बी कन्वर्टेड इनटू C एंड D। दिस आर रिएक्टेंट, A आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो टर्म्स होते हैं, B आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, C इज आल्सो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड D इज आल्सो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है ना। अब समझते हैं, अब हमको इसका कांस्टेंट निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब Kc निकालना है। तो Kc के लिए आप क्या करोगे बच्चा, Kc के लिए आपको पता है Kc निकालना होगा तो हमको K फॉरवर्ड रिएक्शंस अपॉन K बैकवर्ड रिएक्शंस, यही ना लिखना है। तो फॉरवर्ड रिएक्शंस क्या है बच्चा, A है। तो इस टर्म को कैसे लिखा जाता है, ये C है, C है ना, तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ C जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा, तो पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D पावर D। क्लियर, एनी डाउट, नो डाउट।
अब देखिए बैकवर्ड रिएक्शन ऑनलाइन ऑफलाइन में तो यही अच्छी बात है, अच्छी बात इन द सेंस नहीं बैक प्रॉब्लम से कुछ है। जैसे ऑनलाइन में क्या हुआ, आपसे बोलेंगे प्रॉब्लम, आप उधर बोलो हाँ सर प्रॉब्लम, मुझे सुनाई तो देने वाला नहीं है, मैं बोलूंगा हाँ हाँ आपको समझ में आ गया, फिर कैरी करूंगा आगे। तो ऑफलाइन में प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं, ऑफलाइन में क्या होता है इंटरेक्शन होता है अच्छा खासा, उसमें बताया जाता है। लेकिन इसमें जो चीजें होती हैं ऑफलाइन में क्या होता है, एक बार कोई चीज बता के चली जाती है, लोग चले जाते हैं, दोबारा वैसा टोन नहीं आता है, ठीक है ना, वैसा टोन नहीं आता, वैसा समझ में नहीं आता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या करिएगा, आपके पास हाथ है, आप तुरंत पीछे करिएगा, 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड पीछे करिएगा, वापस सुनिएगा, पीछे करिएगा वापस सुनिएगा, पीछे करिएगा वापस सुनिएगा, याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा। देखिए कैसे निकालना है हमको, कैसे निकालना, तो की फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड, आपको बताया ना। इधर देखो बच्चा ये सी है ना, अब कंसंट्रेशन ऑफ सी, जो छोटा टर्म होता है स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसको बोल रहे हैं ना, वो पावर में जाता है। यहाँ पे जो डी है स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो कहाँ चला गया बच्चा, पावर में चला गया, ठीक है ना। ये किसके लिए था, फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट के लिए था। दूसरा अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन, जो वापस आ रहा है, ये वापस ऐसा दिखाना है इधर, ठीक है ना, वापस आ रहा है रिएक्शन वापस बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी, ये था आपके लिए केसी का वैल्यू, ठीक है ना। ये कब, जब हम रिएक्शन को कंसंट्रेशन के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको एक्सप्लेन करना है जब रिएक्शन को हम समझेंगे प्रेशर के टर्म में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे केपी हो जाएगा पी, अब केसी की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किसके टर्म में वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप बोलोगे प्रेशर के, तो के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, क्लियर, एनी डाउट, नहीं डाउट तो यहाँ तक नहीं है सर। अब समझिए, अब किसी जनरल रिएक्शंस के लिए क्या होता है कि अब देखो जब प्रेशर की बात किया जाएगा, तो जो हम वहाँ पर जो हम लोग सी और कंसंट्रेशन सी लिख रहे थे, अब उसको हमको ऐसे लिखना है, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, ठीक है ना। उसको सेम टर्म वही हो, रिएक्शन वही होगा, लेकिन उसको प्रेशर के टर्म में दिखाएंगे, तो पी सी, कैपिटल सी छोटा सी ऊपर, कैपिटल डी नीचे, छोटा डी ऐसे, तो इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, लिखिए इसको। ये था केपी और केसी। अब देखो केपी है और केसी, इन दोनों के बीच में हमारे सिलेबस में दिया है एक रिलेशन बताना है इनका। चलिए इसके रिलेशन को समझते हैं, और यही लास्ट होगा इस यूनिट का, नहीं आज की वीडियो का। जैसे देखिए एक सिंपल सा रिएक्शन देखो, केसी और केपी के बीच में हमको डिफाइन करना होता है। सिंपली एक बोलते हैं, हम एक जनरल रिएक्शंस ले रहे हैं, वो जनरल रिएक्शंस क्या लेंगे, उसमें लेंगे हम ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी, रिवर्सिबल रिएक्शन सी कैपिटल सी, डी कैपिटल डी, ठीक है ना। अब इसके लिए अगर हम आपसे बोले केसी की वैल्यू क्या है, आप बता दोगे केसी की वैल्यू क्या है, केपी की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू निकालिए। केसी की वैल्यू क्या है बच्चा, आप बोलोगे केसी की वैल्यू होगा सर, क्या होगा बच्चा, ये फॉरवर्ड होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी, ये क्या हो गया, केसी हो गया। अब अगर यही पी के लिए केपी के लिए निकालना होगा बच्चा, तो केपी के लिए क्या होगा बच्चा, आपके लिए देखो पी स्टैंड फॉर प्रेशर, सी स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन, और ये छोटा सी क्या होगा, स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। फिर इसको अभी आप लिख लीजिए बच्चा कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आप लिखिएगा बच्चा कैपिटल ए पावर स्मॉल ए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, प्लस कहाँ से आ गया, प्लस को नहीं लगाना था, ठीक है ना, प्लस नहीं लगाना है। अब इसमें क्या आ जाएगा, पी कैपिटल बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी, ठीक है। ये केपी और केसी दोनों की वैल्यू समझ में आई, हाँ। चलिए अब समझते हैं, एक हमारे पास इक्वेशन होता है पीवी बराबर एनआरटी, दैट आर आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना। पीवी बराबर एनआरटी, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, ठीक है ना। अब देखो पी इज इक्वल टू क्या होगा, वी को इधर कर दो, एन बाई वी होगा, एन बाई वी क्या होता है, नंबर ऑफ बैलून्स होगा, या फिर अब देखिएगा, अब देखिए इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, भी को बोलते हैं कंसंट्रेशन, तो P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी आर टी लिखेंगे, ठीक है ना, ये सी आर टी हो गया, क्लियर, सी आर टी हो गया ना। ऐसे क्या होगा, अब देखिए ये कंसंट्रेशन वाला टर्म हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, साइड में देखिएगा बच्चा, सब्स्टिट्यूशन द प्रेशर फॉर इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे क्या करिएगा, हमको क्या करिए, इस जो
टर्म है कंसंट्रेशन का, यहाँ पे प्रेशर की फॉर्म में लिखेंगे। प्रेशर की फॉर्म में जो टर्म लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, अगर हम देखो पी ए के बारे में लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे ए आर टी, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी। अगर बी के बारे में लिखेंगे बच्चा तो आप बोलोगे कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी, ठीक है। अगर सी के बारे में लिखेंगे बच्चा तो आप लिखोगे कंसंट्रेशन सी आर टी, ठीक है ना। अगर आप डी के बारे में लिखोगे तो आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी, यही सब लिखोगे। चलिए गुड, कोई दिक्कत नहीं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी ए पी सी पी बी इन द क्वेश्चन नंबर ऑफ के पी, के पी में जैसे हम इसका वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चा, देखो हमारे पास आएगा के पी इज इक्वल टू, हम इसको थोड़ा क्लियर करके लिख दे रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी, ठीक है ना, आर टी पावर सी, ठीक है ना, यही होगा ना, हाँ जी यही है। अब देखिए फिर दूसरा जो टर्म होगा वो क्या होगा बच्चा, डी, सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा सा बस क्लियर लिखे, जो भी लिखा जाए क्लियर लिखा जाए ताकि आपको समझना है। क्या समझना है बच्चा, देखो हमारे पास जो टर्म होगा, दूसरा जो टर्म है वो है डी, ठीक है ना, डी, फिर उसके बाद आर टी टोटल की पावर क्या होगा, स्मॉल डी होगा, अपान, फिर क्या होगा बच्चा, कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी की पावर ए, फिर क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी की पावर बी, ठीक है, ए हो गया। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, सी को सबके पावर में कन्वर्ट करिए, फिर क्या होगा केपी, केपी क्या होगा बच्चा, सी की पावर सी होगा, आर टी की पावर क्या होगा सी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद डी की पावर क्या होगा बच्चा, आप लोग बोलोगे डी होगा, फिर उसके बाद आर टी की पावर क्या होगा, आप बोलोगे डी होगा, ठीक है ना, अपान, फिर इधर देखो बच्चा ए की पावर क्या हो रहा है, आप बोलोगे ए होगा, आर टी की पावर क्या होगा ए होगा, फिर उसके बाद बी की पावर क्या होगा, आप बोलोगे बी होगा, आर टी की पावर क्या होगा, आप बोलोगे बी होगा, क्लियर। चलिए अब समझते हैं केपी इज इक्वल टू, अब जो टर्म्स है सभी जो टर्म्स है वो साइड करते हैं, आर टी को साइड में करते हैं, कॉमन लेते हैं, कॉमन लिया जाए। चलिए सी की पावर क्या किया जाएगा सी, डी की पावर क्या किया जाएगा बच्चा डी, अब उसके बाद ए की पावर क्या किया जाएगा, आप बोलोगे ए, और उसके बाद बी की पावर क्या किया जाएगा, आप बोलोगे बी, क्लियर, ये चीज समझ में आया। और फिर उसके बाद आर टी की पावर सी है और डी है, सी प्लस डी कर दीजिए, ठीक है ना, अपान, यहाँ से भी करिए, आर टी बाहर करिए, आर टी बाहर करिएगा दोनों जुड़ जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। एनी डाउट, आप बोलोगे नो सर अभी तो कोई डाउट नहीं है, और डाउट होगा तो वापस पीछे जाइए 10 सेकेंड 15 सेकेंड, सब समझ में आएगा, ठीक है ना। अब समझिए बच्चा, इसमें करना क्या है, ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है वो किसके बराबर होगा, कहाँ गया, ये लग रहा है, ये वाला टर्म लग रहा है, देखो के सी इज इक्वल टू सी पावर सी डी पावर डी ए पावर ए बी पावर बी, ये आपको लग रहा है, आप बोलोगे हाँ ये तो लग रहा है, तो आप बोलोगे के पी इज इक्वल टू के सी, ठीक है ना। अब इस दोनों आर टी है, नीचे वाले आर टी को ऊपर करेंगे तो क्या आएगा बच्चा आपके पास सी प्लस डी, सी प्लस डी, थोड़ा सा यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं, एक ही पेन हो जाएगा तो आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, सी प्लस डी माइनस ए प्लस डी, ठीक है ना, यही है वैल्यू आएगी ना, यही तो आपकी वैल्यू आ रही है, जब ये वैल्यू आ रही है तो इसके जगह पे सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, डेल एन रख दे रहे हैं, तो जो हमारा जो वैल्यू आएगी वो आएगा के पी इज इक्वल टू के सी आर टी पावर डेल एन, ठीक है ना, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, ठीक है, कोई डाउट, नो डाउट, यहाँ सबको डाउट नहीं होने वाला है। ये देखो ये क्या है डेल एन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द, देखो ये प्रोडक्ट के लिए है, ये किसके लिए है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स में से रिएक्टेंट का घटाएंगे तभी हमको पता लगता है, वही कह रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो यूनिट क्या होती है, यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स, कितना होता है बच्चा, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है ना। आज के लिए हमारा वीडियो यही होगा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया नहीं है, बस बताया है आपको इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है,
फिर केपी और केसी में रिलेशन बताया है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इस यूनिट का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो टर्म है लेस एथिनिक प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।